नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है, जो कि इंग्लिश वाली बुक है, वो वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, मैं अभी तक मैंने जो है फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसका मैंने 4 पार्ट आपको पढ़ा दिया है। तो आज जो पार्ट में डिस्कस करूंगा वो रहेगा पार्ट 5। और जिस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 22, जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। और उससे पहले जो और जो 4 पार्ट हैं इसके, ये तो पार्ट 5 है, उसमें मैंने जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 21A तक कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे, डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, और भी कई ढेर सारे लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिलेंगे, सीसैट के लेक्चर मिल जाएंगे। और हाँ, जिन लोगों को हिंदी की पीडीएफ जो एम लक्ष्मीकांत है उसके थ्रू अगर किसी को अपना पॉलिटी कवर करना है तो वो जो है इसी चैनल पे जो है वीडियो मौजूद है, आप उसको जो है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का अपना सफ़र शुरू करते हैं। और हाँ, मैं एक और बात बोलूँगा कि अगर आप अभी देख रहे हैं, ये आपका पहला लेक्चर है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इससे पहले के जो लेक्चर हैं उसको देखने के बाद यहाँ आइए, क्योंकि तभी आपको कई ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में कम आएंगी अगर आप डायरेक्ट इसको देखते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से देखते हुए आते हैं तो आप क्या रहेंगे, कोरिलेट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ जो है, हर सभी चीज़ें पॉलिटी में एक दूसरे से थोड़ी बहुत कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आप जो है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ कहाँ से आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक को जो डिस्कस करूंगा वो कौन सा टॉपिक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये है पॉइंट नंबर 5। और आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 22। तो आर्टिकल नंबर 22 में हमको क्या गारंटी मिलती है, प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेंड। मतलब उस पर्सन को, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलती है जो क्या है, अरेस्ट है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया, या फिर डिटेन और अरेस्ट मतलब जिसको कैद कर लिया गया है। अच्छा, अब देखिए डिटेंशन जो है, डिटेंशन 2 तरीके की होती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी, एक होती है पुनिटिव और एक होती है प्रिवेंटिव। ठीक है, अब ये दोनों टर्म जो है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो पुनिटिव डिटेंशन, ये क्या है, ये डिटेंशन उस लिए है जब मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसको हम पनिश किस लिए कर रहे हैं, या फिर कोर्ट में हम उसका क्या करेंगे, पहले ट्रायल करेंगे। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, उसने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई गुनाह कर दिया है, तो उसके लिए उसका क्या होगा, कोर्ट में उसका जाके ट्रायल चलेगा। ठीक है, और फिर उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कौन सी होगी, पुनिटिव डिटेंशन। ठीक है, वहीं अगर मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करूं तो देखिए ये किस तरीके का है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है डिटेंशन जो मिलेगी, जो आपको कैद जो मिलेगी, वो जो है आपका बिना कोर्ट में ट्रायल के, ठीक है, आपको सजा दे दी जाएगी। और एक और बात देखिएगा आप, ये जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसका पर्पज ये नहीं होता है कि जो पर्सन है उसको हम जो उसने जो है पहले जो भी ऑफेंस किया हो, जो भी गुनाह किया हो, जो भी क्राइम किया हो, उसके लिए हम जो है उसको पनिश करें। बल्कि इसका जो इसका जो यूज होता है, क्यों होता है, जिससे कि मान लीजिए जो भी नियर फ्यूचर में अगर कोई ऑफेंस वो करने वाला है तो हम जो है उसको रोक सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको पता चल जाए कि कोई लड़का है, कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या आतंकवादी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो हम उसको कैसे कैद करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में। भले ही उसने जो है अभी इंडिया में कोई बम ब्लास्ट या कुछ भी ना किया हो, लेकिन वो भविष्य में ऐसा कर, फ्यूचर में ऐसा कर सकता है, इसलिए हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर है। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, सस्पिशियस, मतलब कि शक के दायरे के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जो आर्टिकल 22 है, इसके 2 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे डील करता है, जो भी ऑर्डिनरी, जो भी आम कानून है, जो भी ऑर्डिनरी लॉ है, उससे डील करता है। और जो सेकेंड वाला जो पार्ट है वो किससे डील करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल का, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। मतलब इस आर्टिकल देख रहे हैं 2 पार्ट है, तो जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको डिस्कस करेंगे अब हम। तो देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 22 है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमको जो पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ।
तो हमको राइट है किस चीज़ का, कि हमको किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, किस बात के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी जानकारी हमको मिले, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दी जाए, राइट। और हमको जो है क्या मिलना चाहिए, हम किसी वकील से, जो भी लीगल प्रैक्टिशनर है, उससे हम जो है कंसल्ट करके अपना अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी हमको क्या है, राइट है। उसके बाद देखिए अधिकार है। उसके बाद देखिए हमको जो है, जैसे मान लीजिए हमें या किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोई क्या करे, कोई मान लीजिए पुलिस जो है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो उसको विद इन 24 आवर जो है उसको जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करके, मतलब रास्ते का समय निकाल के, ठीक है, रास्ते समय नहीं जोड़ना है, उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। मतलब मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा उसको। आगे मैं बात करूं तो देखिए, अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने आगे भी डिटेंशन या फिर कैद करने के लिए या फिर वो गिरफ्तार करने के लिए अगर नहीं कहा, और मतलब आपको कैद करके रखा जाए, तो आपको 24 आवर के अंदर पुलिस को छोड़ना होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी व्यक्ति है जिसको जो है पुलिस पकड़ के ले गई, अगर मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन के लिए ऑथराइज नहीं किया है, तो उसको 24 आवर के अंदर ही रिलीज करना होगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए जो आगे ये लिखा हुआ है कि ये जो सेफगार्ड थे, जो चारों सेफगार्ड हैं, ये सभी सेफगार्ड किसके लिए अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जो सेफगार्ड है ये किसके लिए अवेलेबल नहीं है, जो भी इनेमी एलियन। अभी जो इनेमी एलियन है ये क्या होते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जो भी पर्सन जो ऐसे एलियन, मतलब ये मत समझिएगा, पहली बात यहाँ पे किसी दूसरे ग्रह का प्लेनेट, मतलब किसी दूसरे प्लेनेट का आदमी हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इनेमी एलियन मतलब वो फॉरेन कंट्री का सिटीजन जिससे इंडिया की बनती ना हो, जिससे हमारे रिलेशन जो है अच्छे ना हो, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हो गया, तो उनके लिए ये वाला जो सेफगार्ड है ऊपर के चारों, उनके लिए अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब आगे एक और बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, या फिर और किसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, ये जो भी पर्सन अरेस्ट या डिटेन किया जा रहा है, किस बात के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। जैसे आपको पता होगा डिटेंशन दो तरीके की होती है, पुनिटिव और प्रिवेंटिव। तो अगर प्रिवेंटिव के लिए अगर उसको अरेस्ट किया गया है, तो भी ये वाला चारों सेफगार्ड क्या है, आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। अच्छा, अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूल निकाला। क्या बोला उसने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो अरेस्ट और डिटेंशन है ना, आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस किए ऊपर, तो ये कवर नहीं करता है किसको, जैसे कोर्ट के ऑर्डर पे आपको जो है क्या किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, सिविल अरेस्ट या फिर अरेस्ट ऑन फेलर, जैसे आप इनकम टैक्स नहीं दिए तब आपको अरेस्ट किया गया, या डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे ये वाला जो चारों हमको जो प्रोविजन मिला, ये चारों प्रोविजन क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है चारों प्रोविजन, जैसे कि कोई क्रिमिनल एक्ट है या फिर कोई क्वासी क्रिमिनल नेचर का एक्ट है, ठीक है, उसी के लिए क्या है, ये चारों अवेलेबल हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो सेकेंड पार्ट है आर्टिकल 22 का, वो किसके लिए है, प्रोटेक्शन उन पर्सन के लिए है जो कि अरेस्ट या फिर डिटेन हो रहे हैं, किसके लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था, प्यूनिटिव, ये कौन सा है, प्रिवेंटिव। क्लियर ये बात। तो देखिए ये जो इसमें जो प्रोटेक्शन दिया गया है, ये हमारे सिटीजन और साथ साथ एलियन दोनों के लिए ही है। लेकिन जो ऊपर वाला जो था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, वो जो भी इनेमी एलियन थे उनके लिए नहीं था, लेकिन ये सिटीजन और एलियन दोनों के लिए है। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोविजन लिखे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है कि जो डिटेंशन है वो जो है किसी भी पर्सन का डिटेंशन हम 3 महीने से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, 3 महीने से ज़्यादा उसे कैद नहीं कर सकते, 3 मंथ से ज़्यादा उसे कैद उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं। कब तक, जब तक कि कोई एडवाइजरी बोर्ड जो है हमको रिपोर्ट ना पेश कर दे कि हाँ जो हमको एक्सटेंड करना है अपने डिटेंशन को, जो इनका जो कैद जिस पर्सन को हम डिटेन कर रहे हैं, अगर उसके कैद को, उसके डिटेंशन को अगर हमको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड जब तक रिपोर्ट ना पेश कर दे, वो भी सफिशियंट काज, मतलब जो कारण बताए वो भी क्या हो, वो भी फेयर कारण होना चाहिए, ठीक है, जबरदस्ती का नहीं, अपने मन का नहीं, ठीक। तो क्या तो जो है तभी बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 3 महीने से ज़्यादा हम लोग डिटेन किसी को नहीं कर सकते जब तक कोई एडवाइजरी बोर्ड कोई रिपोर्ट सफिशिएंट काज के लिए
ना पेश करे, ठीक है, कि हमको डिटेंशन को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। और हाँ, एक और बात यहाँ पे आप नोट करिएगा कि जो बोर्ड होगा, जो ये जो एडवाइजरी बोर्ड जो होगा, जो एडवाइस जो देगा बोर्ड, उसमें एक जज जो है हाई कोर्ट का वो भी होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। जिस बात के लिए हम किसी पर्सन को डिटेन कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है। आगे की बात आगे लिखा ये हुआ है कि जैसे मान लिया अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हैं, कोई पर्सन को डिटेन, मतलब पुलिस जो है, आप तो नहीं करेंगे, पुलिस करेगी या कोई नेशनल एजेंसी करेगी। अगर वो डिटेन कर रही है तो जो पर्सन जो डिटेन हो रहा है, जिसको हमने डिटेन जो कैद है, ठीक है, जो जिसने क्राइम किया है, तो उसको हमको क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी, कि वो जो है अपने आप का बचाव कर सके, ठीक है, मतलब वकील वगैरह रख सके। अच्छा, अब देखिए आर्टिकल 22 के लिए, आर्टिकल 22 क्या करता है, ऑल्सो ऑथोराइज, क्या बोलता है, वो कहता है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करे कि जो भी सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है, कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें जो है आप जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के 3 महीने से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक। और उसके और क्या पार्लियामेंट को कहता है ये, कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन सा मैक्सिमम पीरियड है कि जिसके लिए किसी पर्सन को हम डिटेन करेंगे, किस केस के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत, ठीक है। और आपको जो है ये भी बताना होगा कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाए, किसके द्वारा, एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, किसी इंक्वायरी में एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो टोटल 3 चीजें जो है इसने पार्लियामेंट को प्रिस्क्राइब करी हैं। अच्छा, बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 का, वो क्या करता है, जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है ना, उसको जो है 3 महीने से घटाकर 2 महीने तक कर दिया, अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन नहीं मिलता। तो जो ऊपर जो आपने जो देखा ये 3 महीने था, ये 3 महीने ना हो के अब कितना है, अब 2 महीने है। लेकिन देखिए, मतलब किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो प्रोविजन था, इस प्रोविजन को हम क्या किए, फोर्स में नहीं लाए, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं किए। और जो ओरिजिनल जो आपका पीरियड 3 मंथ वाला है वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब अमेंडमेंट तो किया गया था लेकिन उसको फोर्स में नहीं लाया गया। अच्छा, अब देखिए, अब आगे बात करते हैं हम। और फ्रेंड्स देखिए, जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान जो है, उसने जो लेजिस्लेटिव पावर है किसके रिगार्डिंग, डिटेंशन पे लॉ बनाने के, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बनाने के लिए जो लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, लॉ बनाना, ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। जो हमारा जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, ठीक, तो उसने क्या किया है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के बीच में बांटा है कि आप कौन कौन से लॉ बना सकते हैं, कौन सा पार्लियामेंट बनाएगा और कौन सा स्टेट लेजिस्लेटर। तो ध्यान दीजिएगा, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी किसके लिए, किस टॉपिक पे लॉ बनाने के लिए, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हम किससे कनेक्टेड है, हमारे डिफेंस, ठीक है, हमारे फॉरेन अफेयर से, हमारे सिक्योरिटी से। और वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूं, जो हमारा जो पार्लियामेंट है और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, तो पार्लियामेंट जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर है हमारा, वो जो है इन टॉपिक्स पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे नहीं बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ, लेकिन पार्लियामेंट बनाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करूं, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकते हैं किस पे, मान लीजिए किसी स्टेट की सिक्योरिटी पे बात हो, कहीं पे मेंटेन करना हो पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, कहीं पे सप्लाई और सर्विस की मेंटेनेंस की बात हो, या किसी असेंशियल कम्युनिटी के लिए, ठीक, ये बात क्लियर है, जो मतलब जो कि किसी कम्युनिटी के लिए असेंशियल हो, जरूरी हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए। तो देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ 1950 जो कि एक्सपायर हो गया 1969 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971 में, जिसको रिपील कर लिया गया था 1978 में, ठीक है, मतलब रिपील मतलब हटा दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज, ठीक, ये वाला एक्ट कब का है, 1974 का। NASA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। उसका देखिए, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको आप लोग जानते होंगे, टाडा सुने होंगे कभी, 1985, इसको हटा दिया गया कब, 1995 में। और उसके बाद में आगे बात करूं तो कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988,
और देखिए आगे और भी है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए टाडा और पोटा तो आप लोग सुने होंगे, जो कब का है 2002 का, और इसको रिपील कब कर लिया हमने 2004 में। चलिए और इसमें और कौन सी चीजें हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि उसका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये इंटीग्रल पार्ट नहीं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, इस पे भी हमारे पार्लियामेंट ने कई ढेर सारे एक्ट बनाए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसमें हमने हमारे पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, ठीक। और हाँ ये देखिए, और बात करूं जैसे कि जैसे देखिए जिस तरीके से इंडिया में भी है, देखिए अननोन है कहाँ पे, यूएसए में। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में भी इस तरीके के एक्ट थे, कब, ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम। और देखिए इंडिया में तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कब से एग्जिस्ट करती है, जब ब्रिटिश थे तब से मतलब हमारे मतलब हमारे देश में एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन ऑफ 1818, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ये सभी चीजें पहले भी हमारे यहाँ जब अंग्रेज थे तब भी रह चुकी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो कौन सा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इसमें देखिए, इसमें मैं बात करना चाहूंगा पहले, इसमें जो है हमको टोटल दो राइट, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल दो आर्टिकल हैं, ठीक है। जो सबसे पहला वो कौन सा है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब हम जो है ह्यूमन बींग्स, इंसानों की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं और हम किसी को फोर्स्ड लेबर के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ठीक। तो देखिए आर्टिकल 23 क्या लिखा है, वो प्रोहिबिट करता है, मना करता है क्या, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, या फिर आप जो है फोर्स्ड लेबर करें, जैसे किसी से भीख मांगने के लिए जबरदस्ती करें कि हाँ भीख मांगो ही मांगो, या फिर किसी और सिमिलर फॉर्म का फोर्स्ड लेबर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन क्या करता है कि इसका जो है इस लॉ को तोड़ता है, तो क्या होगा, उस वो क्या कहलाएगा, ऑफेंस जो है वो ऑफेंस पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ट्रैफिकिंग करता है ह्यूमन बींग्स का, या फिर किसी को भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। और देखिए ये जो राइट है, ये राइट सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, मतलब जो फॉरेनर है, जो हमारे एलियन जिसको मैं कहता हूँ, वो दोनों के ही लिए ये राइट अवेलेबल है। चलिए हम आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट से ही हमको प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो भी प्राइवेट पर्सन है ना, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स्ड लेबर के लिए हमको मजबूर करें, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करूं मैं कि जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स है ना, ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स शब्द, इसमें कौन कौन से मतलब काम आते हैं, जैसे कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, ठीक है। मतलब हम इंसानों को, जैसे कि कोई आदमी हो, औरत या कोई बच्चा हो, उसको हम जैसे सामान खरीदते हैं उसी तरीके से उनको बेचें और खरीदें। या फिर इमोरल ट्रैफिकिंग किसका करें, वुमेन एंड या फिर चिल्ड्रन का, इंक्लूडिंग मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन है वो भी इंक्लूड किया गया है इसमें। उसके बाद देखिए मतलब प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। उसका देखिए देवदासीस, ठीक है, स्लेवरी, किसी को गुलाम बनाए। और देखिए इसके लिए जो है पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, ठीक है। वो कौन सा एक्ट था, जिसमें जो है जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन ये सारे काम करते हुए दिखा जाता है, तो उनको पनिश किस एक्ट से करेंगे हम, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो शब्द है, एक आप देख रहे होंगे बेगर, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कि आपको कोई वर्क कंपलसरी, मतलब कि आपको ये काम करना ही करना है, वो भी बिना रिम्यूनरेशन के। मतलब इसका क्या हो गया, बिना आपको मनी आपको पे ना किया जाए, आपको उस काम के लिए आपको पैसे ना दिए जाएं, लेकिन आपको वो काम करना ही करना पड़े, कोई आपको फोर्स करे, ठीक है। अब देखिए ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा था, कब, जिस समय हमारे यहाँ लोकल जमींदारी सिस्टम जब थी, तो हम लोग तो क्या करते थे, लोकल जमींदार जो भी पेजेंट रहते थे, जो भी मजदूर रहते थे, उनको बिना पेमेंट के ही अपने यहाँ काम करवाते थे, वो भी फोर्सफुली। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 23 है, जिस किसी भी तरीके फोर्स्ड लेबर हो, ठीक है, चाहे बॉन्डेड लेबर हो, ठीक, तो भी उसको भी यहाँ पे आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, मतलब मना करता है। क्या बॉन्डेड लेबर मतलब ये हो गया कि आपको ये काम करना है और आपको उसके लिए पेमेंट नहीं मिलती थी, आपको एक तरीके से गुलाम की तरह रखते थे वो लोग। चलिए आगे बात करें हम। ये जो फोर्स्ड लेबर शब्द है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि
जो भी मजदूर है, ठीक है, जो काम जो कर रहा है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, वो बिना अपने मतलब उसके मन की इच्छा मत करे, मतलब उसका मन करता है कि ये काम मैं मत करूं, लेकिन तब भी उसको वो वाला काम करना पड़े। ठीक है, इस शब्द का मतलब, फोर्स लेबर शब्द का मतलब यही है। ठीक है, कि मतलब वो बिना अपने मन की इच्छा के ही उसको वो काम करना पड़े। अब देखिए आगे मैं बात करूं, यहाँ पे जो फोर्स वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल या लीगल मैनर से, कि यहाँ आप ताकत दिखा के उसको मार पीट के जो है उससे आप काम करवा रहे हैं, या फिर आप लीगली कोर्ट से जाके कोई लीगल नोटिस भिजवा के उससे काम करवा रहे हैं। ठीक है, वो उसके इच्छा, मतलब आप उसके इच्छा के विरुद्ध जाके जो उससे काम करवा रहे हैं। ठीक है, उसके मतलब मन की जो इच्छा, उसके अगेंस्ट जाके आप उससे क्या कर रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं। अच्छा, उसका देखिए आपको क्या करना है, उसको जो भी मिनिमम वेज है, ठीक है, जो भी मिनिमम आपको पैसे देने हैं उस काम के लिए, वो भी आपको देने ही हैं। इसके लिए देखिए, इस चीज के लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट ऑफ 1976, द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ऑफ 1970 एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ठीक है, ये सारे एक्ट हमारे पार्लियामेंट ने, यही जो फोर्स्ड लेबर था, ठीक है, इसी को खत्म करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने पास किया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, जो आर्टिकल 23 है, ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो एक्सेप्शन कैसे हैं कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो मान लीजिए कोई कंपलसरी सर्विस को भी प्रपोज कर सकती है, मतलब कह सकती है, जैसे कि कोई मिलिट्री सर्विस, कि अगर हमारा जो गवर्नमेंट हो ऐसा रूल ला दे कि सभी को जो है मिलिट्री में 1 साल तक रहना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई सोशल सर्विस कह दे कि जो है सभी को अपने घर के आगे जो भी उसकी सड़क है उसको उसकी साफ सफाई रखनी है। ठीक है, तो लेकिन और उसके लिए वो जो स्टेट हमारी जो गवर्नमेंट हो पेमेंट भी ना दे तो भी चल सकता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन देखिए जब भी स्टेट इस तरीके का नियम लाएगी, इस तरीके का लॉ बनाएगी, मतलब स्टेट मतलब से गवर्नमेंट से है, स्टेट वाला राज्य में समझ लीजिएगा। ठीक है, ये स्टेट वर्ड को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि स्टेट के अंदर कौन कौन आते हैं। ये आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है। तो आप जो हैं उन सभी लेक्चर्स को इसीलिए कह रहा हूं मैं कि आप जब कनेक्ट होते हुए एक के बाद एक लेक्चर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा सुनने में। और हाँ, अगर आपके पास मान लीजिए समय नहीं मिल पा रहा है उतना, तो आप 2x पे पिछली के जो मेरी जो पीछे की जो वीडियो हैं उनको आप 2x पे लगा के सुन लीजिए, कुछ तो समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ही के लिए, आप ही के भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ। चलिए आगे मैं बात करूँ, लेकिन स्टेट जो है, स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किस पे, कि हाँ कोई किसी रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, या कास्ट या क्लास के बेसिस पे। ठीक है, उस पे मतलब स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। क्या चलिए सर आप तो बहुत अमीर हैं, आपको जो है मिलिट्री नहीं ज्वाइन करनी है, बाकी जो गरीब हैं वो ज्वाइन करें और उनको हम पेमेंट नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा रूल आया तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए अब आगे हम बात करें, जो हमारा अगला जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 24। उसमें क्या किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब जो भी बच्चे हैं उनको जो है हम फैक्ट्रीज में नौकरी नहीं देंगे। अब इसको आप समझिएगा सही से। ठीक है, तो इसमें क्या मना किया गया है, क्या रोकता है ये आर्टिकल, ये जो भी बच्चे 14 साल की उम्र से कम है, ठीक है, उनको किसी भी फैक्ट्री, माइन या कोई भी हजार्डस एक्टिविटीज है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, ठीक है, या फिर रेलवे का वर्क है, वहां पे उनके एम्प्लॉयमेंट को रोकता है, जिससे कि वो बेचारे पढ़ लिख तो सकें। आपको ही पता होगा 6 से 14 साल के बच्चों को हमको शिक्षा देना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है और उन बच्चों का फंडामेंटल राइट भी है। ये बातें मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। और हाँ, एक और बात आप याद रखिएगा, ये जो रूल है ना, ये जो 14 ईयर से बच्चों का मतलब 14 ईयर से कम बच्चों के जो उम्र, मतलब जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। ये जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट हो जो कि हार्मलेस हो, ठीक है, या फिर कोई इनोसेंट वर्क हो, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, बच्चे चाहें तो वो सारे काम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट आया वो था क्या, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ था इस डायरेक्शन में। और देखिए आगे भी कई ढेर सारे एक्ट लाए पार्लियामेंट ने, तो वो कौन से, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1938, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958, द प्लांटेशन एक्ट ऑफ 1951, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट ऑफ 1951,
उसका देखिए अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1968 और द बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट ऑफ 1968, मतलब कि बीड़ी और सिगार की जो भी फैक्ट्रियां हैं वहां पे जो भी छोटे बच्चे होंगे वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, वहां पे कहाँ पे, जो भी बीड़ी या सिगार के जो भी फैक्ट्री वगैरह है, ठीक। और हाँ इसके बाद देखिए, और ये सारे जो एक्ट क्या करते हैं, कोई भी चिल्ड्रेन है एक सर्टेन एज को हम लोग लिमिट कर दिए कि उससे छोटे बच्चे यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों 1996 में क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, एक चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड को बनाता है, ठीक है, बनाने के लिए कहता है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो भी ऑफेंडर, मतलब जो भी ऐसा व्यक्ति जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रखता है इन सब इंस्टीट्यूशन में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 20,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा पर चाइल्ड पे। मतलब मान लीजिए अगर उसके यहाँ 10 लड़के काम कर रहे होंगे, 10 लड़के, तो उसको हर बच्चे को 20-20 हजार रुपए देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से उसको कितने, टोटल 2 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा, ठीक। उसका देखिए इसने और भी डायरेक्शन इशू किए, किसके लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, कहाँ पे, एजुकेशन में, हेल्थ में, या फिर जो भी न्यूट्रिशन हम चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005 ये बना, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि हमको जो एक नेशनल कमीशन और एक स्टेट कमीशन बनाना है, किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड राइट, ठीक है, मतलब चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए हमको एक नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन बनाने हैं। और उसके बाद देखिए, और स्टेट कमीशन मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर में होगा, ठीक है ये। और जो नेशनल वाला तो आप जान ही रहे हैं, केंद्र सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, और स्टेट जितने स्टेट उतने स्टेट कमीशन बनाए जाएं। और उसका देखिए आगे मैं बात करूं, और हमको एक चिल्ड्रन का कोर्ट भी बनाना है, जिससे क्या होगा, जो भी ऑफेंस, इस तरीके के ऑफेंस जो जहां पे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज वाला जो एक्ट आर्टिकल 24, जो भी इसको तोड़ता है, जो भी इसका पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ जल्दी जल्दी केस को हम खत्म कर सके, जल्दी उसको उसका ट्रायल हम लोग करा सकें, ठीक है। उसके बाद देखिए इन 2006 में गवर्नमेंट ने क्या बैन कर दिया कि जो भी चिल्ड्रन है, ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट को कहाँ पे, जैसे जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट का, कई बच्चे क्या कर घर में जाके काम करते हैं किसी, मतलब किसी के, या फिर किसी बिजनेस स्टेबलाइजमेंट जैसे कि होटल में, ढाबा में, रेस्टोरेंट में, शॉप में, फैक्ट्री में, रिसोर्ट में, या किसी टी शॉप में। तो देखिए वहां पे भी बच्चों को आप देख सकते हैं काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, उसको बैन कर रखा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये चीजें गलत हैं, हमको इसके खिलाफ स्टेप्स लेने चाहिए। और देखिए एक और चीज है, अगर वो भी अगर काम नहीं करेंगे, एक्चुअली गवर्नमेंट को ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि उन बच्चों को उनके 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो सके, साथ साथ उनको शिक्षा भी मिल सके। तो फ्रेंड्स आप लोग सजेशन दीजिएगा कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए अपने कमेंट सेक्शन में। और देखिए उसने ये बाकी आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको। इट वांट दैट एनीवन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी अगर किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर एम्प्लॉयमेंट देता है, अपने यहाँ काम पे रखता है, तो वो जो है लायबल होगा किसके लिए, प्रोसिक्यूशन और पेनल एक्शन के लिए, मतलब कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पे मेरा ये भी चैप्टर नहीं, ये वाला पार्ट भी फंडामेंटल राइट का खत्म होता है। और बाकी देखिए मैं आगे जो है अपने अगले वीडियो में आपको अपना अगला लेसन लेके आऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप डिजायर IAS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे ही हिंदी मीडियम वालों के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। बाकी देखिए मैं अभी यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को बाईलैंग्वेज ही रखूँ, इंग्लिश वाले भी समझ सकें और हिंदी वाले भी समझ सकें, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।